नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू राठला, एसोसिएट प्रोफेसर एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज का हमारा टॉपिक है व्यवस्थापिका का पतन। अपन पिछली क्लास में अपन व्यवस्थापिका पढ़ रहे थे और व्यवस्थापिका की 2 क्लास अपन ने पहले की थी। पहली क्लास में अपन ने व्यवस्थापिका का अर्थ और उसके कार्य देखे थे। दूसरी क्लास में अपन ने व्यवस्थापिका के प्रकार या संगठन अर्थात एक सदनात्मक और द्विसदनात्मक की पे चर्चा की थी। और आज अपना व्यवस्थापिका का जो ये लास्ट टॉपिक है वो है व्यवस्थापिका का पतन। इसके अपन 2 पार्ट करेंगे। पहले पार्ट में अपन ये देखेंगे कि व्यवस्थापिका के पतन से क्या अभिप्राय है और दूसरे में अपन देखेंगे इसके पतन के कारण क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं व्यवस्थापिका का पतन। 2 विद्वान हैं, केसी वियर और लॉर्ड ब्राइस। उन्होंने व्यवस्थापिका के पतन के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। व्यवस्थापिका के पतन से अभिप्राय यह होता है कि व्यवस्थापिका सैद्धांतिक तौर पर सर्वोच्च होती जा रही है, व्यवहार में उसकी शक्तियाँ कम होती जा रही हैं। और दूसरा उसका जो पतन से अभिप्राय अपन लगाते हैं वो ये है कि कार्यपालिका की तुलना में व्यवस्थापिका की शक्तियाँ कम होती जा रही हैं। अर्थात कार्यपालिका की शक्तियों में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती जा रही है और व्यवस्थापिका की शक्तियाँ कम होती जा रही है और इसी को व्यवस्थापिका का पतन कहा जाता है। दूसरी बात अपन चर्चा करते हैं कि इस पतन के क्या कारण हैं, अर्थात ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। पतन के ऊपर एक विद्वान है लॉर्ड ब्राइस, जिन्होंने मॉडल डेमोक्रेसी उनकी किताब का नाम है, पुस्तक का, उसमें उन्होंने चर्चा की है। देखिए, व्यवस्थापिका जो है पहले इस स्थिति में थी और कार्यपालिका ये थी, अर्थात व्यवस्थापिका की शक्तियाँ इतनी ज़्यादा थी कार्यपालिका से। लेकिन आधुनिक समय जब आया तो व्यवस्थापिका की देखिए शक्तियाँ तो बढ़ती जा रही है, इतनी बढ़ी हैं, लेकिन कार्यपालिका की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए इसको कहा जाता है कि व्यवस्थापिका का पतन होता जा रहा है। अब अपन देखते हैं कि क्या कारण है जिसकी वजह से इसकी शक्तियाँ कम हो रही हैं और कार्यपालिका की शक्तियाँ बढ़ती जा रही है। सबसे पहला कारण है कि राज्य के कार्यों में अत्यधिक वृद्धि होती जा रही है, अर्थात राज्य जो हैं उनके कार्य बढ़ते जा रहे हैं। राज्य लोक कल्याणकारी राज्य बनते जा रहे हैं। जनता के ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण के कार्य गवर्नमेंट या राज्य के द्वारा किया जाने लग गया। जब ये कार्य बढ़ रहे हैं तो ये जो बढ़ते हुए कार्य हैं वो कार्यपालिका के द्वारा किए जाने लग गए, अर्थात कार्यपालिका का काम मेन प्रशासनिक काम होता है। इसकी वजह से ये सारे कार्य बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा जो कारण इन्होंने बताया है वो है कि प्रदत्त व्यवस्थापन का विकास अर्थात कार्यपालिका के जो कार्य हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और व्यवस्थापिका के कम हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण एक ये भी है कि प्रदत्त व्यवस्थापन के विकास की धारणा का विकास हो गया, अर्थात प्रदत्त व्यवस्थापन से तात्पर्य है कि अपने कार्य किसी दूसरे को दिया जाना। तो व्यवस्थापिका के जो कार्य हैं धीरे धीरे कार्यपालिका को देती जा रही है। जैसे विधि निर्माण कार्य है, व्यवस्थापिका का काम है लेकिन कार्यपालिका बनाकर देती है। बीच में अगर संशोधन करना है तो नियम निर्माण के रूप में कार्यपालिका कर लेती है। तो व्यवस्थापिका मोटे मोटे काम विधि निर्माण करती है और बाकी काम कार्यपालिका को दे देती है। तो अपने कार्य प्रदत्त व्यवस्थापन के अंतर्गत कार्यपालिका को दिए जाने लग गई व्यवस्थापिका। तो इससे भी उसकी शक्तियाँ कम और उसकी शक्तियाँ बढ़ती जा रही है। फिर आता है तीसरा कारण है दलीय अनुशासन। दलीय अनुशासन की वजह से भी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का अंतर मिटता जा रहा है। दोनों ही जगह अगर एक ही पार्टी है, व्यवस्थापिका में भी वही पार्टी है और कार्यपालिका में भी वही पार्टी है। संस्थात्मक व्यवस्था में तो शोर होता ही है कि दोनों में एक ही पार्टी होती है, क्योंकि कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से ही बनती है। तो जब दोनों में एक ही पार्टी होती है, एक ही दल होता है, तो जो निर्णय होते हैं दलीय लेवल पे लिए जाते हैं और उसकी वजह से कार्यपालिका या मंत्री परिषद अपनी बैठक में सारे निर्णय ले लेती है और व्यवस्थापिका केवल लागू करने वाली या स्वीकार करने वाली निकाय बनकर रह जाती है। तो दलीय अनुशासन की वजह से भी ये होता जा रहा है, कार्यपालिका शक्तिशाली और व्यवस्थापिका कमजोर होती जा रही है। फिर आता है संसद को भंग कराने की मंत्रिमंडल की शक्ति। देखिए, संसद अर्थात व्यवस्थापिका को भंग कराने की कार्यपालिका अर्थात मंत्री परिषद के पास शक्ति होती है। इसलिए भी व्यवस्थापिका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती है और कार्यपालिका से दब जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि जब भी अगर ऐसा कुछ किया जाएगा कार्यपालिका उसको भंग करा दिया जाएगा कार्यपालिका के द्वारा, इसलिए भी वो थोड़ी सी दबी हुई रहती है। तो ये भी एक कारण है। नेक्स्ट आता है कार्यपालिका के कार्यों में अत्यधिक वृद्धि, अर्थात व्यवस्थापिका के अगर अपन कार्य देखते हैं तो सैद्धांतिक तौर पर अगर देखें तो बड़े तो हैं, लेकिन कार्यपालिका के कार्य ज़्यादा बढ़ गए
उनके कार्यों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात कर रहे हैं विधि निर्माण कार्य, वही बजट बनाने लग गई, वही विधि निर्माण विधेयक बनाकर संसद में देने लगी, वही विदेश संबंधों को डील करती है, वही संकटकालीन परिस्थितियों से निपटती है, वही लोक कल्याणकारी कार्य करती है, वही अर्थात लगभग जो सारे कार्य हैं कार्यपालिका के कार्य वो उनमें अभूतपूर्व वृद्धि हो गई है। इसलिए उसके कार्य में वृद्धि और व्यवस्थापिका के कार्यों में कमी होती जा रही है। नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की वजह से भी कार्यपालिका स्ट्रांग हुई है और व्यवस्थापिका कमज़ोर हुई है, क्योंकि वर्तमान युग जो है वो भूमंडलीकरण है, ग्लोबलाइजेशन है, राज्य जो है अपनी राष्ट्रीय सीमाएं लांघ चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में के अकॉर्डिंग भी निर्णय लिए जाने लग गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति महत्वपूर्ण बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सभी देशों को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होती है, तो उसको देखकर निर्णय लिए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो रोल किया जाता है वो कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है और इसलिए कार्यपालिका ही उसके हिसाब से निर्णय करती है। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से हमारी व्यवस्थापिका है उसकी शक्तियाँ कम हुई। नेक्स्ट आता है संकटकालीन परिस्थितियाँ। संकटकालीन परिस्थितियों को भी यदि हम देखते हैं तो संकटकाल जब भी देश पर कोई आता है या आपातकालीन परिस्थितियाँ होती हैं या कोई आकस्मिक ऐसी बाढ़ भूकंप इस तरह की कोई आ जाती है त्रासदी, तो उस समय उससे निपटने की जो ड्यूटी होती है वो भी कार्यपालिका की होती है। तो कार्यपालिका ही उसका समाधान करती है, इसलिए उन परिस्थितियों ने भी कार्यपालिका के हाथ मजबूत किए हैं, कार्यपालिका को स्ट्रॉन्ग बनाया है। इसी तरह नेक्स्ट आता है संवैधानिक सीमाएं या कार्यवाही के नियम, अर्थात संसद की कार्यवाही के नियम बने हुए हैं, संसद को उनको फॉलो करना ही पड़ता है, जबकि कार्यपालिका इमरजेंसी में कोई भी कदम उठा सकती है। जैसे मान लीजिए व्यवस्थापिका के 3 वाचन होंगे तो 3 वाचन में ही विधेयक निकलेगा, फिर दूसरे सदन में जाएगा। इस तरह कार्यवाही के नियम होते हैं, उन नियमों का पालन उसे करना पड़ता है। जबकि कार्यपालिका की मीटिंग इमरजेंसी बुलाई जा सकती है, तत्काल निर्णय लिए जा सकते हैं, अध्यादेश के माध्यम से निर्णय लिए जा सकते हैं। तो ये भी एक कारण है, संवैधानिक सीमाएं और कार्यवाही के नियमों में व्यवस्थापिका बंधी हुई होती है। नेक्स्ट आता है विशेषज्ञों की परिषदें और समितियों का विकास। आधुनिक समय में ये भी एक ट्रेंड्स चला आ रहा है कि जब भी कोई काम होता है या कोई बात आती है तो विशेषज्ञ व्यक्तियों की कोई कमेटी, कोई आयोग या परिषदें बना दी जाती है और उनसे कार्य करवा लिया जाता है। संसद सदस्य या व्यवस्थापिका के सदस्यों का बौद्धिक स्तर कहा जाता है कि इतना ज़्यादा नहीं होता है कि हर चीज़ में वो विशेषज्ञ हो, तो जो जिससे संबंधित कोई बात या कोई मुद्दा आता है तो उससे संबंधित विशेषज्ञों की कमेटियाँ बना दी जाती है और या वो कमेटी जो भी निर्णय लेती है उसको संसद के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। और जब संसद सदस्य किंतु परंतु करते हैं तो ये कह दिया जाता है कि देखिए ये विशेषज्ञ व्यक्ति हैं, उन्होंने इसके ऊपर ये डिस्कस किया है, उन्होंने ये राय दी है, तो फिर वो दब जाते हैं। तो ये भी एक नई परंपरा शुरू हो गई, विशेषज्ञ व्यक्तियों की कमेटियों के माध्यम से निर्णय करा लिए जाते हैं और संसद से वो अधिकार क्षेत्र से वो बात निकलती जाती है, तो उसकी शक्तियाँ भी कम होती जाती हैं। इसके अलावा एक हम और कह सकते हैं अन्य कारण भी हो सकते हैं। अन्य कारण में जैसे फॉर एग्जाम्पल कि व्यवस्थापिका का जो दृष्टिकोण होता है दलीय होता है, दलीय दृष्टिकोण से वो कार्य करते हैं, दल बदल की प्रवृत्ति उनमें पाई जाती है। और इसके साथ ही सबसे जो मोस्ट बिंदु होता है वो ये होता है कि आधुनिक समय में संचार के जो साधन हैं वो तीव्र गति से विकसित होते जा रहे हैं। पहले ये होता था कि व्यवस्थापिका के सदस्यों के माध्यम से सरकार जनता से मिलती थी और जनता से फीडबैक लेती थी, लेकिन अब संचार के साधन इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि कार्यपालिका के जो सदस्य हैं या सरकार के जो सदस्य हैं डायरेक्ट जनता से रूबरू हो जाते हैं और उसकी वजह से वो डायरेक्ट जनता से ही बात कर लेते हैं, व्यवस्थापिका को बीच में हटा देते हैं। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से इसकी शक्तियाँ कम होती जा रही हैं। इसके अलावा एक ये भी कह सकते हैं कि इनका जो बौद्धिक स्तर है ज़्यादा लेवलीय नहीं होता, ज़्यादा स्तरीय नहीं होता है, तो ये भी एक वजह है और जिसकी वजह से इसकी शक्तियाँ कम होती जा रही हैं। लास्ट में हम ये कहेंगे कि अगर इसकी शक्तियाँ कम हो रही है इसका मतलब ये नहीं है कि व्यवस्थापिका का कोई महत्व नहीं है। व्यवस्थापिका का महत्व है क्योंकि व्यवस्थापिका जनता का प्रतिनिधित्व करती है। सैद्धांतिक तौर पर यह महत्वपूर्ण है, व्यवहार में इसकी शक्तियाँ कम होती जा रही है और ये न केवल किसी एक देश की बात है बल्कि पूरे वर्ल्ड में ही ऐसा होता जा रहा है कि कार्यपालिका की शक्तियाँ बढ़ती जा रही हैं। अब मैं आपको यहाँ एक और बात बताऊँ कि आज अपने व्यवस्थापिका के पतन के जो ये कारण देखे हैं वही कारण कार्यपालिका के
टॉपिक के अंतर्गत भी आएंगे। कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि के कारण बताइए, तब ये टॉपिक वहाँ पे भी आएंगे। तो ये दोनों जगह इस्तेमाल होंगे, व्यवस्थापिका के पतन के कारण होंगे और यही टॉपिक कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि के कारण होंगे। तो व्यवस्थापिका के पतन के ये कारण है, इसलिए इसकी शक्तियाँ व्यवहार में कम होती जा रही हैं। व्यवस्थापिका से संबंधित ये 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन जो अपन ने पहले टॉपिक में किया था, व्यवस्थापिका का अर्थ और उसकी पर शक्तियाँ बताइए या कार्य बताइए। दूसरा टॉपिक आता है एक सदनात्मक और द्विसदनात्मकता के पक्ष या विपक्ष में तर्क दीजिए। और तीसरा आता है व्यवस्थापिका के पतन से क्या अभिप्राय है और इसके पतन के प्रमुख कारण बताइए। ये 3 क्वेश्चन मुख्य रूप से आते हैं और तीनों आज अपने कंप्लीट हो रहे हैं। एक छोटा क्वेश्चन जो जनरली आता है उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे, और वो ये क्वेश्चन ये होता है कि व्यवस्थापिका का जो दूसरा सदन है उसको किस तरह से बनाया जाना चाहिए, उसको संगठित कैसे किया जाता है। देखिए, जब एक सदन होता है तो वो जनता के द्वारा चुना जाता है, और जब 2 सदन होते हैं तो एक सदन तो जनता के द्वारा चुना जाता है और जो दूसरा सदन है उसको चुनने के या उसको बनाने के या उसको संगठित करने के अलग अलग तरीके अलग अलग देशों के द्वारा अपनाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक तरीका होता है वंशानुगत, कि वंश परंपरा के अनुसार सदस्यता दे दी जाती है, और ये ब्रिटेन में पाया जाता है। ब्रिटेन के लार्ड सभा में वंश परंपरागत सदस्यता दी जाती है। हालांकि ये तरीका सबसे निकृष्ट या निम्न श्रेणी का माना जाता है, क्योंकि इसकी वजह से तो वंशानुगत तरीका अपनाने से किसी एक पर्टिकुलर घराने का ही राजनीतिक अधिकार हो जाता है, लेकिन ब्रिटेन में ये तरीका चल रहा है। दूसरा तरीका होता है मनोनीत या नामजद किया जाना, कि उन सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है या संसद या व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। तो ये भी तरीका है, कनाडा में ये तरीका पाया जाता है। इसके ऊपर भी आरोप लगाया जाता है कि पक्षपात हो सकता है, अपने हित या अपने दल या अपनी पार्टी के समर्थक लोगों को मनोनीत किया जा सकता है। तीसरा तरीका होता है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन करा दिया जाए दोनों ही सदनों का, और ये जो तरीका है अमेरिका में चलता है। अमेरिका की सीनेट वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है। हालांकि अमेरिका में चल रही है बहुत अच्छी तरह से, लेकिन इसके ऊपर भी ये होता है कि अगर दोनों ही सदन जनता द्वारा चुन लिए जाते हैं तो किस सदन को अपन शक्तिशाली रखेंगे, किस सदन को कमज़ोर रखेंगे, क्योंकि दोनों ही जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और दोनों ही शक्तियों के लिए संघर्ष, दोनों में टकराट हो सकती है। लेकिन ये तरीका अमेरिका में चल रहा है। और एक तरीका और होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन, जैसे भारत की राज्यसभा का किया जाता है। सभी तरीके सभी देशों में अपनाए जाते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये माना जाता है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन कर लिया जाए। और इसके साथ में अगर आप ये देखते हो कि विशेष प्रतिभाओं को स्थान देना है तो उसके साथ में कुछ मनोनीत भी किया जा सकता है। अर्थात 2 चीज़ों को बनाकर भी नया तरीका अपनाया जाता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन और मनोनीत। हमारे यहाँ पे ये दोनों ही तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष निर्वाचन भी किया जाता है और 12 सदस्य राष्ट्रपति उसमें मनोनीत भी करता है, और ये तरीका सर्वश्रेष्ठ तरीका माना जाता है। हालांकि विभिन्न देशों में ये 4-5 तरीकों में से कोई भी तरीका अपनाया जा रहा है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। कोई क्वेश्चन अगर आता है तो ये तरीके इसके अपनाए गए हैं वर्ड में। धन्यवाद।